अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, आज से हम शुरू करते हैं एक नया सिलसिला। बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट थी कि हम अपनी किताबों के बारे में जानकारी शेयर करें, तो हम आज बनाते हैं पहला वीडियो इस बारे में और शुरू करते हैं ये सिलसिला एक किताब से जिसका नाम है ज़ख़ीरे ख्वारिज़म शाही। ज़ख़ीरे ख्वारिज़म शाही हकीम इस्माइल बिन हसन जरजानी ने लिखी थी और ये लिखी गई थी 1110 ईस्वी में। जरजानी जब ख्वारिज़म शाह पहुँचे तो वहाँ पर के बादशाह के मंशा के मुताबिक इन्होंने एक किताब लिखी जो 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इस किताब में तमाम उसूल व ज़वाबित जो यूनानी की कुल्लियात के हैं वो इन्होंने दर्ज किए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो कुल्लियात क़ानून बू शीना की है उसी तरह की एक किताब है ये। इसमें कुछ चीज़ें अलग तरह से लिखी गई हैं, तो इसलिए उसको भी पढ़ना चाहिए और इसको भी पढ़ना चाहिए। इसको पढ़ने से कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती हैं। चूँकि ये बाद में लिखी गई है इसलिए इसमें उससे थोड़ी सी ज़्यादा तफसील मिल जाती है। जब हकीम साहब ने ये किताब 1110 AD में लिखी तो इसका नाम ज़ख़ीरे ख्वारिज़म शाही लिखा, यानी कि ख्वारिज़म शाह के बादशाह का ख़जाना, द ट्रेज़र ऑफ द किंगडम ऑफ ख्वारिज़म शाह। चूँकि ये वाकई ख़जाना होता है तिब के लिए जो कि आज तक चला रहा है। और फिर ये किताब लिखी गई थी बेसिकली फ़ारसी में। फिर इसके बाद इसको हो सकता है इससे पहले दूसरी ज़ुबान में लिखी हुई है, लेकिन मैं जहाँ देख पा रहा हूँ ये फ़ारसी से इसका तर्जुमा किया था हकीम हादी हुसैन साहब ने 1870 में उर्दू में, फ़ारसी से उर्दू में इन्होंने तर्जुमा किया 1870 में। और इस किताब को वही जो पहले के ज़माने की लखनऊ की सबसे पुरानी और मशहूर और अच्छी प्रिंटिंग जनाब मुंशी नवल किशोर साहब, मुंशी नवल किशोर साहब की प्रिंटिंग प्रेस पर ये शाये हुई थी। बहरहाल इस किताब में बिल्कुल उसी तरह से जैसे अल-क़ानून में सब कुछ है, इसमें भी है, लेकिन कुछ और ज़्यादा पैमाने पे है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अल-क़ानून जब लिखी गई थी और उसको लेकर के कुछ अतिबा मिस्र में गए थे तो मिस्र के जो हुक्मा थे उन्होंने इसको अपने अंदर एंट्री देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये किताब मुकम्मल नहीं है, ठीक नहीं है। उन्होंने फिर अपनी किताब अलग लिखी थी वहाँ पे। बहरहाल ये होता है। तो ये जो किताब है पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन चूँकि इस बात को हमेशा ही ध्यान रखा जाए कि आज हम 2025 में जी रहे हैं और ये 1110 में लिखी गई थी, यानी कि उस दौर में जितनी तिब की समझ थी, बेसिक्स बुनियाद की और फंडामेंटल की समझ उन लोगों को हमसे ज़्यादा थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं की समझ को हम समझ रहे हैं और उस समझ में अपनी समझ जितनी ऐड करके इसको आगे बढ़ा सकें वो अच्छी बात होगी, लेकिन कम से कम उतना तो हम समझें, उसको हम ज़्यादा एलेबोरेट कर सकें, ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें और आने वाली जनरेशन तक उसको नई तरीक़े से पहुंचा सकें, प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली उसको हम समझा सकें, बता सकें तो बेहतर होगा। और नहीं तो कम से कम उतना जो उन्होंने समझा था उतना तो हम समझें और समझाएं। तो लेकिन उसके बाद में न जाने कितनी सारी दवाएं आई हैं जो उस वक्त नहीं थी, जिनको हम आज इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद न जाने कितने सारे मर्ज़ आए हैं जो कि उस वक्त नहीं थे या नहीं जाने जाते थे, नहीं होते थे या नहीं पहचाने जाते थे। और कितनी सारी कुछ मर्ज़ों की अलामात जो उस वक्त उसके दौर में उन लोगों के सामने नहीं आई थी। ज़ाहिर सी बात है आज का दौर अलग तरह का दौर है, आज दुनिया सिमट गई है बहुत छोटी। उस वक्त वो एरिया की दुनिया हुआ करती थी फिर भी उन लोगों ने जितना काम किया काबिल तारीफ़ है, बहुत कमाल किया उन्होंने। हमें हर हाल में उनकी बहुत तारीफ़ करनी चाहिए कि उस दौर में जबकि इतने कम वसाइल थे, इतनी कम रिसोर्सेज थी, उसके बावजूद भी उन्होंने ये किताबें लिखी इतनी समझ के साथ और इतने सारे पेशेंट्स भी देखे, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ भी देखी और इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर किया, सब कुछ। और बहुत सारी जगह तो ऐसा था कि उनके अपने प्रॉपर उस्ताद भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पर काम किया। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है। वी शुड अप्रिशिएट इट ऑलवेज। तो इस किताब को
हमें पढ़ना चाहिए और इससे हमें अपनी जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में मदद लेनी चाहिए। लेकिन हर बात और हर चीज़ जैसी यहाँ कही है, ये कोई मजहबी किताब नहीं है, इंसान की लिखी हुई किताब है। इसमें कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो आज के दौर में प्रैक्टिकल नहीं है, मुनासिब नहीं है, नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है वो ना करें। लेकिन जितना हो सके हम अपनी आज की नॉलेज के लिए, अपनी प्रैक्टिस के बढ़ाने के लिए इससे मदद ले सकते हैं। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो न्यू जनरेशन है उनको ये किताब भी एक बार अपनी नज़र से गुजारनी चाहिए। ये किताब हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन जो एक सवाल आज के दौर में पैदा हो गया है वो ये है कि हमें अपनी जो जड़ें हैं उनसे काट दिया गया है। यानी कि हमारी जो ज़ुबान है, जो कि ये सारा असासा उर्दू में है, इस पैथी के साथ इस सिस्टम के साथ जो जुल्म हुआ और कभी हादसाती तौर पे और कभी जानबूझकर हुआ, वो ये हुआ कि जब ये सिस्टम पैदा हुआ तो ये पैदा हुआ ग्रीक में, यानी कि यूनानी ज़ुबान में इसका सारा लिटरेचर लिखा गया। उसके बाद ये आगे बढ़ा तो रोम में की ज़ुबान में लिखा गया। इसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो फ़ारसी ज़ुबान में लिखा गया। उसके बाद ये अरबी ज़ुबान में ट्रांसलेशन हुआ और अरबी से फिर ये उर्दू में हुआ। यानी कि इतनी जगहों से ये ट्रांसलेट होते 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 इसकी जो रूह थी वो काफ़ी मजरूह हो गई, घायल हो गई, कमज़ोर हो गई। लेकिन फिर भी हमारे अतिबा का भी कमाल है और इस यूनानी का ख़ुद का अपना कमाल है कि इसके बावजूद भी ये हम तक ज़िंदा पहुँची। अब ये हमारा जो है फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको ज़िंदा तो ये है, लेकिन इसको और तंदुरुस्त और तवाना करें और इसको और फैलाएं, बड़ी करें, इसकी और ब्रांचेस निकालें, बनाएं। तो बहरहाल अब उसके बाद फिर इसको उर्दू से भी ख़त्म करके दूसरी लैंग्वेजेस में लाया जा रहा है, जिसमें कि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उस तरह के वर्ड्स को एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना उतना आसान नहीं है, या फिर आज के जनरेशन को समझाना उतना मुमकिन नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप ख्वारिज़म शाही को पढ़ना शुरू करेंगे या जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स हैं, मैं हमेशा ही टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का हिमायती रहा हूँ, जो कि अब एक दौर आएगा जब हर कोई ये बात करेगा कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। अब तक जो चल रहा था सब इस बात के फेवर में थे कि PDF ठीक है, पूरी टेक्स्ट बुक्स पे की हो सकती है, लेकिन आपको उससे बचना चाहिए, क्योंकि आप वैसे भी बहुत सारे टाइम स्क्रीन के सामने रहते हैं, चाहे आप लैपटॉप पे पढ़ें या मोबाइल पे पढ़ें। लेकिन आपको एक नुकसान तो हो ही रहा है कि आप स्क्रीन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो नुकसान है, उनको अपने ऊपर लाद रहे हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि आप यूनानी की जब बुक्स राइटर्स जब लिखेगा, जब वो बिकेंगी, आप परचेज़ नहीं कर रहे हैं, बुक आती है, उसकी PDF आ जाती है, राइटर को कुछ भी नहीं मिला तो वो डिस्करेज हो जाता है और दूसरा राइटर भी डिस्करेज हो जाता है कि क्या फ़ायदा है लिखने से। तीसरी बात ये कि आप जब इसमें पढ़ते हैं तो बहुत देर तक और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ आप उसकी तलाश में रहते हैं कि मुझे जल्दी से मेरे काम की चीज़ मिल जाए। जबकि आपके सामने एक बुक होती है, आपकी फुर्सत होती है, तसल्ली होती है, तो आप बुक को धीरे धीरे 2 पन्ने आज पढ़े, कल पढ़े, ऐसे करके पूरी करते हैं। एक ये उसूल होना चाहिए। और पढ़ने की ख़ास बात यह है कि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी नज़रों की रोशनी अच्छी होती है, जबकि स्क्रीन से नुकसान होता है। तो शॉर्ट नोट वाली बातें बहुत हो चुकी हैं। अब इंशाल्लाह हम आज कह रहे हैं, कल को ज़माना कहेगा, तमाम असातिज़ा लोग जो सब जगह के हैं कहेंगे कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पढ़िए। आप देखिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब हम इसको पढ़ने लगेंगे तो उस वक्त आपको बहुत सारी बातें ऐसी होंगी कि जिसको कि पढ़ना या समझना बहुत मुश्किल होगा। अगर आपकी उर्दू और उर्दू के साथ भी आपकी जो कहना चाहिए कि फ़हम इदराक उसी तरह का नहीं है, रुझान उस तरह का नहीं है, तो मुश्किल होगा समझना। लेकिन फिर भी पढ़ें, समझ में आएगी इंशाल्लाह। तो ये हमारी उस मुहिम का पहला वीडियो है, एक हिस्सा है जिसमें हम अपनी किताबें शेयर कर रहे हैं, एनालाइज़ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किताबें पढ़िए।
ہم یونانی کی تمام فریٹرنیٹی سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ کتابیں خریدنا شروع کریے، کتابوں کو پڑھنا شروع کریے، بہت فائدہ ہوگا۔ یوں سمجھیے کہ آپ کو یہ ایک ثواب کا کام ہے یونانی کو بڑھانے کے لیے۔ نہ جانے کتنے اطباؤں نے کتنی محنت کے ساتھ یہ کتابیں لکھی ہیں، کس خیال کے تحت اور کس امید اور آشا کے تحت، اور وہ جب اس طرح سے دھول کھاتی ہیں یا ان کا پرنٹ ہونا بند ہو جاتا ہے، ان کا سیل ہونا بند ہو جاتا ہے، تو یہ اس معاملے میں ایک بری بات ہوتی ہے، اور یہ بری بات کا الزام ہمارے سر آتا ہے، اور الزام اس طرح کا لینا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اب سے کتابیں خریدیے، کتابیں پڑھیے۔ اللہ حافظ۔